पक्षाघात, हिंदी, गद्यचार, अकेली, लेखिका है मन्नू भंडारी, साहित्य प्रकार कहानी है। प्रस्तुत कहानी के लेखिका परिचय या लेखक परिचय एवं प्रस्तुत कहानी की संक्षिप्त कहानी को हम लोगों ने देखा है। आज हम उस कहानी का आदर्श पठन करके समझौते एवं जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। आप सभी विद्यार्थी मित्रों शांति से सुने और अपना ध्यान केंद्रित करें, जिसके माध्यम से आपकी पूरी कहानी है वो तैयार हो जाएगी और कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाए तो सीधा उत्तर वो आपके सामने आ जाएगा। देखते हैं आपकी किताब में क्या बताया गया है। सोमा बुआ बुढ़िया है, सोमा बुआ परित्यक्ता है, सोमा बुआ अकेली है। यहाँ पर बताया गया है कि सोमा बुआ की वह वृद्ध व्यक्ति है, यानी औरत है, यानी बुढ़िया बन चुकी है। परित्यक्ता है मतलब होता है तो उसका पति होते हुए भी वो पति के बिना अपना जीवन व्यतीत करती है। जैसे तलाक ली गई है किसी औरत ने और अपना जीवन व्यतीत किया, उसी प्रकार अपना जीवन पति होते हुए भी वो पसार करती है, इसीलिए परित्यक्ता है। सोमा बुआ अकेली है, यानी उनके जीवन में उनके साथ देने वाला कोई नहीं है। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, अपनी जवानी चली गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वे पत्नी घर बार तज कर तीर्थवासी हुए और परिवार में कोई ऐसा सदस्य था नहीं जो उनके एकांकीपन को दूर करता। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन की इस एक रास्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। यहाँ पर बताया गया है कि सोमा बुआ का एक बेटा था जिसका नाम हरकू था और जवानी की जो उम्र है उस उम्र में वो चला गया, यानी कि उसका निधन हो गया था। और अपने पुत्र के वियोग में उनका जो पति है, यानी कि सोमा बुआ का जो पति है, उसको काफी दुख, सदमा का मतलब होता है दुख, उनको काफी दुख हुआ था और दुख होने के कारण उसे अपने संसार पर से अपना जो जीवन है वो जीवन रूठ गया था और वो संसार को छोड़कर तीर्थवासी बन गए थे। और उसके चले जाने के बाद उसके जीवन में कोई नहीं था कि जो उनके एकांकीपन है वो दूर कर सके। पिछले 20 साल से सोमा बुआ अपना जो जीवन है वो एकांकीपन से व्यतीत करती थी। उनके जीवन में न कोई बदलाव आता था और न कोई परिवर्तन, यानी अपने जीवन में कभी अकेली ही रहती थी और अकेली रहने के कारण जीवन में जो दुख है, जो वेदना है, वो वेदना में अपना समय पसार करते हुए सोमा बुआ अपना जीवन व्यतीत करती थी। वो हर साल 1 महीने के लिए उनके पति पास आकर रहते थे, पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। जब तक पति रहते तो उसका मन और भी मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि पति के स्नेही व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा जीवन की अबाध गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता। उस जीवन में उनका घूमना फिरना मिलना जुलना बंद हो जाता और सन्यासी महाराज से जो यह भी नहीं होता कि 2 मीठे बोल बोलकर सोमा बुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दे जिसका आसरा लेकर वह उसके वियोग के 11 महीने काट दे। यहाँ पर बताया गया है कि सोमा बुआ का जो पति है वो साल में एक बार आते थे, यानी कि 11 महीने तक वो परिवार में रहते थे। और जब वे घर पर आते थे तो उस समय पर सोमा बुआ अपने पति के बीच में आने का कोई प्रयास नहीं करते। इतना ही नहीं, उनका प्रतीक्षा का मतलब था इंतजार, राह देखना। वो कभी अपने पति की राह नहीं देखते थे और अपना जो जीवन है वह जीवन स्नेहहीन होकर, स्नेहहीन प्रेम के बिना स्नेहहीन होकर अपना जो जीवन है वो जीवन व्यतीत करते रहते थे। इतना ही नहीं, जब उसका पति घर पर आते थे तो समय पर घूमना फिरना मिलना जुलना आदि सब कुछ बंद हो जाता था। और जब वो घर में आते थे तो जो किसी के घर पर चला जाए वो उनको अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए सोमा बुआ उनके साथ रहते हुए भी अकेलेपन का एहसास करते थे। इतना ही नहीं, अपना पति अपने साथ रहते हुए 2 मीठे जो शब्द है वो शब्द भी बोलते नहीं थे। इतना ही नहीं, अगर जो बोलते तो उसका जो बाकी का जो समय है उन शब्दों को याद करके उनके वियोग में अपना जो जीवन है वो जीवन व्यतीत कर सकते थे।
इस स्थिति में सोमा बुआ अपनी जिंदगी के पास पड़ोस वालों के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गमी, सोमा बुआ वहां पर पहुंच जाती, फिर छाती फाड़ कर काम करती, मानो वे दूसरे घर में नहीं अपने ही घर में काम कर रही हो। यहाँ पर बताया गया है कि सोमा बुआ का अपना जो पूरा जीवन है वो पूरा जीवन को दूसरों के भरोसे पर व्यतीत करना पड़ता है और अपने गांव में, अपने आसपास में कहीं भी कोई भी प्रसंग हो तो वहां पर सोमा बुआ पहुंच जाती है। जैसे कि छठी हो, मुंडन हो, जनेऊ हो या शादी हो, वहां पर पहुंच जाती और अपना ही काम समझकर पूरे तन मन से वो पूरा काम करते थे और यानी कि छाती फाड़कर वो काम करने लग जाते थे और वो दूसरों का घर नहीं अपना ही घर समझकर वह काम कर रही है ऐसा हमें एहसास होता है। आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं और अभी अभी कहा सुनी होकर चुकी है। सोमा बुआ आंगन में बैठी दूध खा रही है, पास रखी कटोरी से तेल लेकर हाथों में मल रही है और बड़बड़ा रही है। इस एक महीने में अन्य अवयवों के शिथिल हो जाने के कारण उनकी जीभ से सबसे अधिक सजीव और सक्रिय हो उठती है। तभी हाथ में एक खड़ी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी। यहाँ पर बताया गया है कि सोमा बुआ के पति अभी अभी उनके घर पर आए हुए हैं और घर पर आए हुए होने के कारण सोमा बुआ और उनके पति के साथ कहा सुनी होती है कि किसी कारण से लेकर उन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ है। इसीलिए सोमा बुआ आंगन में दूध खा रही थी और कटोरी में तेल लेकर अपने हाथ में मसल रही थी और उस समय पर कुछ बड़बड़ा रही थी, कुछ बोलती थे क्योंकि अब वो बूढ़ी हो गई है, उनके जीवन में सहवास देने वाला कोई नहीं है, वो अकेली हो गई है, उनके सारे शरीर के जो अवयव है शिथिल हो गए हैं यानी ढीले पड़ गए हैं। अब उनका जो जीवन है वो जीव से, अपनी जीवा से वो कुछ कहना चाहती है पर वो कुछ कह नहीं सकती और सक्रिय होती है। उसी समय पर राधा भाभी ऊपर से फटी साड़ी और पापड़ लेकर गीले पापड़ को सुखाने के लिए वहां पर आती है। क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? यहाँ पर बताया गया है कि जब अम्मा यानी सोमा बुआ कुछ बोलती थी तो उस समय पर राधा भाभी ने कहा, अम्मा क्यों बड़बड़ा रही हो, क्या हुआ है? सन्यासी महाराज ने आपको कुछ कह दिया है क्या? अरे मैं कहीं चले जाओ, सोही इन्हें नहीं सुहाता। कल चौके वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी का न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का ही गुरूर है जो मुंडन पर भी सारी बिरादरी को न्योता है, पर काम उन नई नवेली बहुओं से संभालेगा नहीं। सो जल्दी ही चली गई, हुआ भी वही। और सरक कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। एक काम खत से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे या कभी किया हो तो जाने। यहाँ पर बताया गया है कि सोमा बुआ कहती है कि मैं कहीं भी जाऊं, किसी के घर पर जाऊं तो तीर्थवासी यानी कि उनके जो पति है सन्यासी महाराज है उनको अच्छा नहीं लगता था और वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। पास में किशोरी लाल के घर पर उनके बेटे का मुंडन का आयोजन किया गया था और बिरादरी का मतलब होता है समाज वाले लोग। उनके बिरादरी वाले यानी समाज वाले लोगों को सभी को न्योता मिला था। न्योता का मतलब निमंत्रण, न्योता मिला था और पैसे की ही जरूर उसे होती है। इसीलिए वो कहती है कि उनके घर पर नवी नवेली जो बहू है वो अच्छी तरह से काम नहीं संभाल सकेगी, घर पर प्रसंग है, इसीलिए मैं अपना सारा काम छोड़कर मैं वहां पर जाना चाहती हूँ और मैं वहां पर चली गई, ऐसा वो कहती है। और हुआ भी वही। सरक कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिया। एक काम गत से नहीं हो रहा था। यहाँ पर बताया गया है कि ऐसी बातें करते करते राधा भाभी के हाथ में जो पापड़ है वो सोमा बुआ ने अपने हाथ में ले लिया और सुखाने लगी। अरे सारी जो बातें थी उनके मन में वो सारी बातें उन्होंने राधा भाभी को बता दिया और वो कहने लगती अब घर में बड़ा बूढ़ा कोई हो, उनको कोई बड़ा या बूढ़ा कोई हो तो बतावे। आज तक कभी उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं।
कि संसार में कैसे जीवन जिया जाता है उसे कुछ मालूम नहीं है। अपने बेटे का सदमा हो जाने के कारण वो तीर्थवासी हो गए हैं। अब मैं अपना जीवन है वो अकेले ही बसर करती हूँ। गीत वाली औरतें मुंडन या बन्ना बन्नी गा रही थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया और उसकी याद से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश धुल गया। अपने सहज स्वाभाविक रूप में वे कहने लगे, भट्टी पर देखो, अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतने ही बना दिए, 2 बार खिला दो। और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत में पूरे न पड़े। यहाँ पर बताया गया है कि जब किशोरी लाल के घर पर वो पहुंचती है, वहां पर बन्ना और बन्नी का जो गीत है वो गीत गाते थे। और गीत गाते वक्त पर सोमा बुआ कहते हैं कि हम इतने जोर जोर से हंसने लगे कि मेरे जीवन में जो दुख है वो दुख को भी मैं भूल गई और मेरा मन में जितना भी आक्रोश था, जितना भी गुस्सा था, वो सारा गुस्सा सहज रूप से उतर गया था। उसके बाद मैं जहाँ पर रसोई बनाई जाती थी वहां भट्टी के पास जाकर देखने लगी तो वहां पर जो समोसा है वो कच्चे उतार दिया गया था। इतना ही नहीं, जरूर से जो जायदा है वो जायदा समोसा ने 2 पंगत एक साथ खा सके उतना बनाया था, किंतु गुलाब जामुन बहुत कम बनाए थे। एक ही पंगत में पूरे न पड़े। पंगत का मतलब है एक साथ जो लोग बैठते हैं जिसे हम पंगत कहते हैं, तो एक ही पंगत में पूरे न पड़े, उतने ही कम बनाए थे। उसी समय खोआ मंगवा कर नए गुलाब जामुन बनाए। दोनों बहुए और किशोरी लाल तो बेचारे इतना जस मान रहे थे कि क्या बताओ। कहने लगे, अम्मा तुम न होती आज बद उड़ जाते। अम्मा तुमने राज रख ले ने मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आएंगे तो कोई बाहर से तो आवेगा नहीं। ये तो आज कल इनका रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं सवेरे से ही चली जाती। यहाँ पर बताया गया है कि जब गुलाब जामुन का जो साधन सामग्री बहुत कम थी तो सोमा बुआ ने बाहर से मंगवा कर दे दिया। और किशोरी लाल के घर पर जो आयोजन किया गया था उस आयोजन को उन्होंने पूरी तरह से ध्यान रखा। किशोरी लाल ने जब मालूम हुआ कि ये जो सारा जो काम है वो सोमा बुआ ने कहने लगे, इस सोमा बुआ ने किया है, तो वे कहने लगे, क्या बताओ अम्मा, अगर तू न होती तो आज बिरादरी में मेरी बद उड़ जाती, मेरी मजाक या मस्करी उड़ने लगती। तुमने अम्मा तो मेरी लाज ही रखती। ऐसा यहाँ पर किशोरी लाल सोमा बुआ से कहने लगते हैं। उसी समय पर सोमा बुआ वो कहने लगती है कि अगर अपने ही काम नहीं आएंगे तो बाहर से लोग थोड़े ही आएंगे, इसलिए मैं अपना ही समझकर मैं अपना कार्य समझ लिया था। घर पर रोटी पानी का थोड़ा बहुत काम रहता था, इसलिए मैं थोड़ी देर से चली आई, वरना घर पर ऐसा कोई काम न होता तो मैं सवेरे से ही चली आती। तो सन्यासी महाराज को बिगड़ पड़े, उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता बुआ। यहाँ पर बताया गया है कि राधा भाभी उसे कहती है, क्या सन्यासी महाराज इस कारण से बिगड़ गए और किसी के घर पर आना जाना उनको अच्छा नहीं लगता। सोमा बुआ कहती है, यो तो मैं कहीं आओ जाओ सो ही इन्हें नहीं सुहाता, और फिर कल किशोरी के यहाँ से बुलावा नहीं आया। अरे मैं तो कहूंगी घर वालों का कैसा बुलावा, वे लोग मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते। नहीं तो कौन भला यो भट्टी और भंडार घर सौंप दे, पर उन्हें अब कौन समझाए। कहने लगे, तू जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग उड़ाती फिरती है। और एकाएक उस क्रोध भरी वाणी और पटु वचनों का स्मरण हो आया, जिनकी बौछार कुछ देर पहले ही उन पर होकर चुकी थी। याद आते ही फिर उनके आंसू बह चले। यहाँ पर बताया गया है कि जो सन्यासी महाराज है, मैं किसी के घर पर आओ या जाओ उनको अच्छा नहीं लगता था। किशोरी लाल के घर पर मैं उनके घर पर गई थी और न्योता नहीं मिला था, वो उनको अच्छा नहीं लगा था। और वो कहने लगती है कि घर वालों के साथ कैसा बुलावा, वो अपना ही बेटा है उसी प्रकार वो समझते कहती है। इतना ही नहीं, वो मुझे माँ से कम नहीं समझते, किंतु अगर मुझे अपने माँ से कम समझते तो भला ये घर का जो भंडार है, भट्टिया भंडार मुझे सौंप देता।
पर अपने पति को कौन समझावे, सन्यासी महाराज को कौन समझावे। और वो कहने लगते हैं कि जबरदस्ती से तो दूसरों के घर पर चली जाती है और दूसरों के घर में टांग अड़ाने का प्रयास करती है, यानी कि संघर्ष कराने का प्रयास करती है। ऐसे कटु भरे जो वचन हैं वो वचन वो उनके सामने कहने लगती है और वो फिर क्रोधावेश में आ जाती है और उस समय पर उनकी आंखों में से एकाएक आंसू निकलने लगते हैं, यानी कि सोमा बुआ रोने लगती है। अरे रोती क्या हो बुआ, कहना सुनना तो चलता ही रहता। सन्यासी महाराज 1 महीने को तो आकर रहते हैं, सुन लिया करो और क्या। सोमा बुआ जब रोती है तो हमें राधा भाभी कहती है, अरे बुआ तुम क्यों रोती हो, रोने की कोई आवश्यकता नहीं, कहना सुनना तो पति और पत्नी दोनों के बीच में रहता है। सन्यासी महाराज पूरे 12 महीनों तक यहाँ पर रहने वाले नहीं है, 1 महीने तक रहने वाले हैं, वो चले जाएंगे। इसीलिए उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो और सुन लिया करो, उसके बारे में हमें ज्यादा अपने मन पर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनने को तो सुनती ही हूँ पर मन दुखता ही है। 1 महीने को आते हैं तो भी कभी मीठे बोल नहीं बोलते, मेरा आना जाना इन्हें सुहाता नहीं। सो तू ही बता राधा, ये तो साल में 11 महीने हरिद्वार रहते हैं, इन्हें तो नाते रिश्ते वालों के कुछ लेन देन नहीं और मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है। यहाँ पर बताया गया है कि सोमा बुआ कहती है कि जो सुनने की बात है वो तो मैं सुन लेती हूँ, किंतु मेरे मन में दुख यही होता है कि 12 महीनों में 1 महीने तक वो अपने घर पर आते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ अच्छा से व्यवहार करते हैं, कुछ मीठे शब्दों से कुछ बातें करे तो मुझे ये अच्छा लगता है, किंतु वो मुझे ऐसे कुछ भी मीठे मधुर शब्द बोलते ही नहीं। इतना ही नहीं, मैं किसी के घर पर आऊं या जाऊं उनके जरा भी अच्छा नहीं लगता था, तो मैं क्या करूं। मैं तो समाज में बैठी हूँ और समाज वाले जो लोग हैं उसके साथ मुझे रिश्ता रखना पड़ता है, उन्हें तो समाज वालों से रिश्ता तोड़ दिया गया है, यानी कि उनके साथ रिश्ता निभाने की कोई जरूरत नहीं है, किंतु मुझे तो ये रिश्ता है वो निभाना पड़ता है। मैं भी सबसे तोड़ ताड़ कर बैठ जाऊं तो कैसे चले, मैं भी उस प्रकार का जो संबंध है वो संबंध को तोड़ दूं तो वो कैसे चलेगा। मैं तो इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है तो अंत समय में भी साथ ही रखो, सो इनसे होता नहीं। सारा धर्म कर्म ही लुटेंगे, सारा जस ही बटोरेंगे और मैं अकेली पड़ी यहाँ इनके नाम से रोया करूं। उस पर से कहीं आओ जाओ, इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और सोमा बुआ फूट फूट कर रो पड़ी। राधा ने आश्वासन देते हुए कहा, रो नहीं बुआ, अरे वे तो इसीलिए नाराज हुए कि बिना बुलाए तुम चले गए। यहाँ पर बताया गया है कि वो कहती है कि वो हरिद्वार में चले जाते हैं, मेरे जीवन का अंत समय चल रहा है, मेरा बुढ़ापा है, उन्होंने मेरी साड़ी का पल्ला पकड़ा है तो उसे अंत तक निभाना चाहिए, वो नहीं कर सकते। मैं अकेली पड़ी यहाँ अपना कार्य करती हूँ और उसको याद करते हुए अपना जो सीमा समय है वो समय व्यतीत करती हूँ। वो ही धर्म और कर्म का जो कार्य है वो करते रहेंगे और मैं उसको याद करते करते रोया करती हूँ। इतना ही नहीं, मैं अपने आसपास किसी भी जगह पर जाऊं तो उनको बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा कहते कहते हुए सोमा बुआ फुट फुट कर यानी जोर जोर से वो रोने लगती है। उस समय पर राधा भाभी ने सोमा बुआ को आश्वासन देते हुए कहा, रो नहीं बुआ, तुम पर इसलिए वो नाराज हुए क्योंकि तुम बिना न्योता से बिना निमंत्रण से उनके घर पर चली गई हो। बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो मैं भी मान करके बैठ जाती, फिर घर वालों को कैसा बुलाना। यहाँ पर बताया गया है कि उनके घर पर प्रसंग है और किसी कारणवश अगर मुझे बुलावा नहीं दिया है, अगर न्योता नहीं दिया है तो घर वालों के पास कोई बुलावा या न्योता की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ, कोई प्रेम नहीं रखे 10 बुलावे पर नहीं जाऊं और प्रेम रखे तो बिना बुलाए भी सिर के बल जाओ। मेरा अपना हरकू होता और उसके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठी रहती। मेरे लिए जैसा हरकू वैसा किशोरी लाल, आज हरकू नहीं है, इसी से दूसरों को देख कर भरमाती रहती हूँ और वे इससे क्या लेने लगी। यहाँ पर कहने लगी है कि अपने अकेलेपन की जो बात है वो केवल मैं ही जानती हूँ,
इतना ही नहीं, कोई किसी व्यक्ति पर हमारे प्रति अगर प्रेम नहीं रखे तो मैं उनके घर पर नहीं जा सकती। इतना ही नहीं, अगर बिना बुलाए भी मैं उनके घर पर नहीं जाती। अगर मुझ पर जो प्रेम रखे तो उनकी घर पर जाने के लिए मेरे लिए न्योता या आमंत्रण की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिना बुलाए उनके घर पर चली जाती हूँ। और वो कहती है कि अगर मेरा बेटा हरखू होता तो आज मुझे किसी के घर पर काम करने के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, न होने के कारण मैं अकेली ही पड़ गई हूँ। इतना ही नहीं, जैसा मेरा हरखो वैसा ही मेरा किशोरी लाल है। यानी किशोरी लाल को भी वो अपने बेटे से वो कम नहीं समझती है और अपने देख कर अपने मन को भरमाती है। और अपने बेटे की जो याद आती है, याद आते से ही वो जोर जोर से सोमा बुआ है वो रोने लगती है, यानी कि हिचकियां लेने लगती है। और अपने बेटे की जो पूरी की पूरी याद है वो सोमा बुआ के सामने दिखाई देती है। पापड़ों को फैलाकर स्वर को भर सब कोमल बनाकर राधा ने कहा, तुम भी बुआ बात तो कहां से कहां ले गई, अब चुप हो। अच्छा देखो तुम्हारे लिए एक पापड़ बुनकर लाती हूँ, खाकर बताना कैसा है। और वह पापड़ लेकर ऊपर चढ़ी। यहाँ पर बताया गया है कि पापड़ों राधा भाभी सोमा बुआ से कहती है कि सोमा बुआ तुम बात कहां से कहां तक ले जाती हो, इतने गहराई के साथ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ताकि आपके मन पर जो लगा हुआ जो सदमा है वो सदमा या दुख दोबारा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब चुप रहो मम्मा, मैं आपके लिए पापड़ बुनकर लाती हूँ, अगर खाकर देखो कैसा बना है। ऐसा कहते हुए राधा भाभी पापड़ लेकर ऊपर चली जाती है। कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रेम बड़े प्रसन्न मन से आई, सन्यासी से बोले, सुनते हो देवर जी ससुर वालों की किसी लड़की का संबंध भागीरथ जी के यहाँ हुआ है, वे सब लोग यही आकर ब्याह कर रहे हैं। देवर जी के बाद उन लोगों से कोई संबंध नहीं रहा, फिर भी तो समझी ही, वे तो तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे, समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं। और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। सन्यासी जी मौन अपेक्षा से उनकी मन को ठेस तो पहुंची, फिर भी वे प्रसन्न थी। यहाँ पर बताया गया है सप्ताह 7 दिन का समय बीत जाता है और 7 दिन के समय बीत जाने के बाद सोमा बुआ को एक नया समाचार मिलता है। और समाचार यही मिलता है कि अपने देवर की जो लड़की है उसकी शादी होने वाली है और ससुराल वाले सभी लोग उनके घर पर आने वाले हैं। भगीरथ जी के लड़के के साथ ही अपनी देवर की जो लड़की है उसकी शादी हुई है और सब लोग यहाँ पर आएंगे। देवर जी तो मर गए हैं और मर जाने के बाद उन्होंने हमारे साथ जो सारा संबंध है वो संबंध या रिश्ता तोड़ दिया गया है, किंतु आखिर तो हम समधी हैं। समधी का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं गुजराती में समधी, आखिर तो हम समधी ही है, बिना बुलाए वो आपसे नहीं मानेंगे तो हम आखिर कैसे छोड़ सकते हैं। और ऐसी बातें करते वो उल्टी हो जाती है, आंधित हो जाती है और हंस पड़ती है। जब ये बात अपने पति को बताती है तो सन्यासी महाराज सारी बातें मौन होकर सुन रहा है। उनके मन पर ठेस पहुंचते हैं, फिर भी वो प्रसन्न होकर सारी बातें बताती रहती हैं। इधर उधर जाकर इस विवाह की प्रगति की खबरें लाती। आखिर एक दिन यह सुनाई कि उनके समधी यहाँ आ गए, जोर शोर से तैयारियां हो रही है, सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी, खूब रौनक होने वाली है, दोनों ही पैसे वाले ठहरे। यहाँ पर बताया गया है कि सोमा बुआ अपने देवर की जो लड़की है उसकी शादी होने वाली है। इसका जो सारा समाचार है वो आसपास के घर पर जितने भी लोग रहते हैं उनके घर पर जाकर वो सारा समाचार लेकर जानकर आती है और अपने घर पर आकर वो कहने लगती है कि अपने देवर की जो लड़की है उसकी शादी जोर शोरों से तैयारी हो रही है और समाज वालों को आमंत्रण भी दिया गया है और काफी रौनक आने वाली है, काफी मजा आने वाली है। इतना ही नहीं, दोनों परिवार पैसे वाले ही हैं, यानी ये जो प्रसंग है बड़े ही धामधूम से किया जाएगा।
क्या जाने हमारे घर तो बुलावा आएगा या नहीं। देवर जी के मरे 25 वर्ष हो गए, उसके बाद से कोई संबंध भी नहीं रखे भी कौन। यह काम तो मर्दों का होता है। मैं मर्द वाली होकर भी बेमर्द की हूँ। और एक ठंडी सांस उनके दिल से निकल गई। वो कहने लगती है, क्या जाने हमारे लिए बुलावा आएगा या नहीं। अपने देवर को हमारे 25 साल हो गए हैं और 25 साल हो जाने के बाद उसके साथ हमारा कोई संबंध रहा ही नहीं। अगर मर्दों का काम होता तो मुझे आमंत्रण मिल जाता, किंतु मैं मर्द वाली होकर नामर्द की तरह यानी बेमर्द की तरह अपना जीवन व्यतीत करती, ताकि मेरा पति होते हुए समाज के साथ सारा रास्ता तोड़ दिया गया है। मैं औरत ठहरी और मैं क्या कहूँ, ऐसा वो सोचने लगती है। और वो उनके जो मन में जो सारी बात थी वो बात सन्यासी महाराज के सामने व्यक्त कर देने का प्रयास करती थी। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता। तुम तो समधी ठहरी। देवर चाहे न रहे पर कोई रिश्ता थोड़े ही टूट जाता है। दाल पिसती हुई घर की बड़ी बहू बोली। यहाँ पर बताया गया है कि सोमा बुआ से वो कहती है कि तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता बुआ, तुम तो समधिन हो। और इतना ही नहीं, तुम्हारा देवर चाहे न रहे, चाहे रिश्ता टूट ही क्यों न गया हो, किंतु तुझे आमंत्रण अवश्य मिलेगा। ऐसा ही वो कहने लगती है बुआ नाम है। मैं सारी लिस्ट देखकर आई। विधवा ननंद बोली। बैठे ही बैठे कदम आगे सरक कर सोमा बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तू अपनी आंखों से देखकर आई है ना। नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल के फैशन में पुराने संबंधियों को बुलावा हो या ना हो। यहाँ पर बताया गया है कि सोमा बुआ के पड़ोस के घर पर एक विधवा ननंद है। उस व्यक्ति ने उसे सारा देखकर आई है कि निमंत्रण मिला है, और वो अपने कदम को आगे सरकाते हुए वे कहने लगती है कि आजकल फैशन का जमाना है और मुझे आमंत्रण मिले या नहीं, किंतु उत्साह से तू देखकर आई है, नाम तो होना ही चाहिए, मेरा नाम उसमें लिखा गया है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। 2 पल भी रुके, वहां से चल पड़ी। अपने घर जाकर सीधे भाभी के कमरे में चढ़ी। क्योरी राधा, तू तो जानती है कि नई फैशन में लड़की की शादी में क्या दिया जाए। समधियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने जमाने की ठहरी, तू ही बता दे कि क्या दूं। अब कुछ बनाने का समय तो रहा नहीं, 2 दिन बाकी है, सो कुछ बनाया खरीद लाना। यहाँ पर बताया गया है कि जब समाचार मिला कि उनके नाम पर नाम लिखा गया है, न्योता मिलने वाला है, तो वो सीधे अपने घर चली जाती है और राधा भाभी के पास जाकर सारी बातें करने लगती है। आजकल का जमाना फैशन वाला है, अगर बुलावा आए तो एन मौके पर भी कभी अन्य मौके पर भी बुलावा आ सकता है। इसलिए वो सीधी राधा भाभी के कमरे में चढ़ गई। अरे राधा, तू जानती है आजकल फैशन में लड़की की शादी में क्या दिया जाए वो मुझे मालूम नहीं है। समझियो का मामला ठहरा है और ये सब पैसे वाले हैं। मैं अगर खाली हाथ जाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, मैं पुराने विचारों वाली ठहरी, तू ही बता दे अब कि कुछ बनाने का समय तो नहीं रहा। बाकी बनाया हुआ जो कोई वस्तु है, चीज वस्तु है, वो खरीद कर लाना है और अपने देवर की जो लड़की है उसको शादी में देना है। यहाँ तक अस्त।